अस्सलामुअलैकुम। लास्ट टाइम मैंने गायनोकॉलजी रिवीजन शीट पर बात की थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे आप लोगों का अपनी गायनी रिलेटेड वीडियो पर। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्स्टेट्रिक रिवीजन शीट पर। इसमें भी मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं उन सबको ऐड करूँ और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सो काइंडली डू सब्सक्राइब टू ब्रेन बूस्टर मेडिकोस एंड इंशाल्लाह ये वीडियो भी एंड तक आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा आखिर तक। अब स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट, दैट इज़ अ प्री प्रेगनेंसी एंड एंटीनेटल केयर। इसमें वो सारे BCQs मैंने ऐड ऑन किए हैं कि जो आपसे पूछे जाते हैं कि एंटीनेटल केयर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि व्हाट इज़ टर्म प्रेगनेंसी। हम टर्म प्रेगनेंसी को डिफ़ाइन ही कैसे करते हैं। सो इट इज़ डिफाइंड एज 37 टू 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। अगर लेस देन 37 वीक्स है तो वो आपके पास प्री टर्म हो जाती है और 42 ऑनवर्ड्स जो है वो पोस्ट टर्म हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ अ वुमन प्लानिंग प्रेगनेंसी शुड टेक फॉलिक एसिड। अब बेसिकली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को हम प्रिवेंट करने के लिए हमेशा रिकमेंड करते हैं फॉलिक एसिड का यूज़ टू द वुमेंस जो कि प्लान कर रही हो टू कंसीव इन फ्यूचर। या फिर अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान आपको फॉलिक एसिड पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है। 400 माइक्रोग्राम डेली इज़ रिकमेंडेड डोज। अच्छा, ये आगे भी मैं बताऊंगी लेकिन यहाँ पर भी मेंशन कर रही हूँ। देखिए, आइडियली ना हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए 400 माइक्रोग्राम दे रहे होते हैं। बट अगर किसी पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री है कि उनको प्रीवियस प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हुए थे, या टाइप 1 डायबिटीज़ है या एपिलेप्सी यानी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो, तो उसमें हम 5 मिलीग्राम कर देते हैं पर डे, डोज इंक्रीज़ कर देते हैं। और उसका एक ख़ास क्राइटेरिया ये होता है कि 3 मंथ्स बिफोर कॉन्सेप्शन से लेके ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट 12 वीक्स तक उन्हें फॉलिक एसिड यूज़ करनी होगी। The next scenario is related to calculation of gravida and parity. Pregnant again, one vaginal delivery, two first trimester miscarriage. So what will be the gravida and parity of this lady? इसमें basically हमारे पास 2 miscarriage की history, 1 normal vaginal delivery और 4th pregnancy है। तो gravida is basically कि total number of pregnancy कितनी दफ़ा जो है conceive किया है। So this is gravida 4. Parity is about कि total number of children या miscarriages। अब 1 जो है वो शो कर रहा है कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी से जो बच्चा हुआ है दैट इज़ 1 प्लस 2 इज़ शोइंग 2 मिसकैरेज हिस्ट्री। ठीक है। देन पेरीनेटल डायग्नोसिस जो है इसमें आपके पास इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव टेस्ट आ जाते हैं। इसी वीडियो में मैंने एंड में ये इन डिटेल बताए हैं एक शॉर्ट सा चार्ट बना के, ताकि आपको रिवीजन में आसानी रहे। सो पेरीनेटल डायग्नोसिस में इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव टेस्ट दोनों इंक्लूडेड होते हैं। Then cardiac condition contraindicated in pregnancy, that is severe left-sided obstructive lesion like severe mitral stenosis. अच्छा, next we have role of community health workers related to maternal and neonatal health is basically provide basic obstetric and neonatal care and referral कि according to the need उन्हें refer करना और ऑब्स्टैट्रिक और न्यूनेटल केयर रिलेटेड अपडेट रखना, गाइड करना। उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट BCQ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ सेफ मदरहुड प्रोग्राम इज़। सो वी हैव 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेफ मदरहुड प्रोग्राम। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इज़ फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्शन रिलेटेड और फैमिली प्लानिंग रिलेटेड गाइड करना फीमेल्स को, ताकि उनकी अपनी हेल्थ भी अच्छी रहे और बच्चे की भी हेल्थ अच्छी रहे। ओके, नेक्स्ट वी हैव पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स फॉर्म्स। बेसिकली पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स आर एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जिससे पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है, और उसका कौन कौन सा पार्ट बनता है, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड अपर 2/3 ऑफ द वजाइना। oocytes प्रेजेंट एट बर्थ। एट बर्थ 1 to 2 मिलियन oocytes प्रेजेंट होते हैं इन बेबी गर्ल। एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया अकर्स इन अबाउट। अच्छा देखिए, एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया प्रेगनेंसी में एक कॉमन प्रेजेंटेशन है। ऑलमोस्ट 8 to 10% ऑफ द प्रेगनेंसीज आर अफेक्टेड विद दिस एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया। दैट मीन्स कि आपके पास यूरिन में बैक्टीरिया प्रेजेंट है बट पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते। उनका हम नॉर्मल जो बेसिक टेस्ट करवाते हैं उसमें यूरिन DR करवाते हैं और उसमें हमारे पास प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, पस सेल्स, WBCs, नाइट्राइड्स, ल्यूकोसाइड ईस्ट्रेज जैसी चीज़ें मिल जाती हैं, जिसकी वजह से हम सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट को UTI हो रहा होता है। बट दिस इज़ एसिम्टोमेटिक। ये 8 to 10% ऑफ द प्रेगनेंसीज़ में कॉमन होता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं अमोक्सिसिलिन, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन या सेफेलेक्सिन फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, एंड इट इज़ गिवन फॉर 3 to 7 days।
एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया को ट्रीट करना ज़रूरी है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि अगर हम ये ट्रीट नहीं करेंगे तो पेशेंट में प्री टर्म लेबर के चांसेस बढ़ सकते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस के चांसेस बढ़ सकते हैं और सिम्प्टोमेटिक यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। The next PCQ is related to most accurate first trimester dating method. So gestational age जानने के लिए जो most accurate method होता है that is crown rump length on ultrasound. अच्छा, यहाँ पर अपने पास ये point note कर लिएगा कि 11 वीक से लेके 13 वीक प्लस 6 डेज तक जो है क्राउन रम्प लेंथ हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर एक्यूरेट गेस्टेशनल एज, एंड फ्रॉम 14 वीक्स टू 20 वीक्स हम यूज़ करते हैं हेड सर्कमफेरेंस। Next we have कि recommended weight gain during pregnancy is 11 to 16 kg and it is recommended in normal BMI women. मतलब अगर किसी का BMI ज़्यादा है या कम है तो वो वेरी कर सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्डाइज जो वेट गेन होना चाहिए दैट इज़ 11 to 16 kg वेट इंक्रीज होना चाहिए इन अ नॉर्मल BMI वुमेन। देन लीडिंग कॉज ऑफ मटर्नल मोर्टेलिटी, दिस इज़ फॉर ऑल वर्ल्ड वाइड एंड पाकिस्तान में भी जो लीडिंग कॉज ऑफ मटर्नल मोर्टेलिटी है दैट इज़ हैमरेज। सो ऑब्स्टैट्रिकल हैमरेजेस आर द मोस्ट कॉमन कॉज और उसमें भी पोस्ट पार्टम हैमरेज इज़ द लीडिंग कॉज, ठीक है। देन वी हैव हाइपरटेंशन, प्रीक्लेम्जिया, इक्लेम्जिया जैसी कंडीशन जैसे पेशेंट्स डेवलप करती जाती हैं और वर्सन होती जाती हैं उनकी कंडीशन। एंड लास्टली थर्ड लीडिंग कॉज वी हैव सेप्सिस, इन्फेक्शन की वजह से भी डेथ हो सकती है मदर्स की। देन सुपाइन पोजीशन कॉजिंग हाइपरटेंशन, बेसिकली ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन कॉमन होती है इन प्रेग्नेंट लेडीज़, क्योंकि जब वो बिल्कुल स्ट्रेट लेटती हैं ना तो उसकी वजह से इन लार्ज यूट्रस जो है ना कंप्रेशन सिम्टम्स कंप्रेस कर रहा होता है इंफीरियर वेना कावा को, जिसकी वजह से आपके पास एओर्टो कैवल कंप्रेशन हो रही होती है। अब जब भी आप किसी लेडी का किसी प्रेग्नेंट लेडी का ब्लड प्रेशर लेते हैं तो वो हमेशा सिटिंग पोजीशन में या 45 डिग्री पर ले रहे होते हैं ताकि एक्यूरेट आए, क्योंकि लाइंग सुपाइन पर जो है ना एओर्टा कैवल कंप्रेशन की वजह से हाइपरटेंशन मिल सकती है हमें। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर खुदा न खास्ता किसी प्रेग्नेंट लेडी का कोई एक्सीडेंट या ट्रॉमा की हिस्ट्री, एमरजेंसी में कोई इस तरह की लेडी आती है तो आपने जो उसकी पोजीशन बनानी होती है वो लेफ़्ट लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन बनानी होती है ताकि हम साइड पे करके एओर्टो कैवल कंप्रेशन को प्रिवेंट कर सकें। Then next we have RH negative mother came for antenatal visit. Next step would be, अब RH negative है mother तो हम husband का blood group check करेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि RH आइसो इम्यूनाइजेशन के चांसेस हैं या नहीं। Then during normal pregnancy physiological rise occurs in, अच्छा प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ें नॉर्मल फिजियोलॉजिकली बढ़ रही होती हैं और कुछ चीज़ें फिजियोलॉजिकली कम हो रही होती हैं, जैसे ESR बढ़ रहा होता है, फिब्रिनोजेंस, कोगुलेशन फैक्टर्स बढ़ रहे होते हैं, जबकि हेमाटोक्रिट, हीमोग्लोबिन, रेड सेल मास एज वेल एज एंटीथ्रोम्बिन 3 प्रोटीन CS ये सब डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस BCQ आपके पास ऑप्शन शायद ESR ही गिवन था, इसीलिए हमने यहाँ पे ESR सेलेक्ट किया, अदरवाइज फिब्रिनोजन भी बढ़ रहा होता है और अदर कोगुलेशन फैक्टर्स भी इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। देन उसके बाद एनॉमली डायग्नोस्ड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड इज़ एनेंसेफली। एनेंसेफली हो या एनेंसेफेलोसील हो, दोनों ही आपके पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड पे हम डायग्नोस्ट कर सकते हैं। और इसमें एनेंसेफली के अल्ट्रासाउंड में आपके पास बल्जिंग आइज़ नज़र आ रही होती हैं विद द एब्सेंस ऑफ क्रेनियम गिविंग फ्रॉग हेड अपीयरेंस। देन जो स्पाइना बाइफिडा होता है ना वो आपके पास 20 वीक्स के बाद या 20 वीक्स पर जो अल्ट्रासाउंड होता है उस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। Then next we have the most accurate time to check chorionicity is up to 10 weeks. Basically multiple pregnancy में जब आपने chorionicity check करनी हो तो ये आपके पास 10 weeks पे अच्छे से आपको पता चल सकती है, उससे पहले नहीं अंदाज़ा होता। सो अप टू 9 to 12 वीक्स जो है ये आपके पास टाइम है कि आप अल्ट्रासाउंड पे नंबर ऑफ़ प्लासेंटास देख सकते हैं। अच्छा, जो आपके पास डायकोरियोनिक ट्विन्स होते हैं ना उनमें आपके पास थिक इंटरट्विन मेम्ब्रेन नज़र आ रही होती है, जबकि मोनोकोरियोनिक में थिन इंटरट्विन मेम्ब्रेन नज़र आ रही होती है और डायकोरियोनिक में लैम्डा साइन भी मिलता है। ठीक हो गई यहाँ तक बात। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लंग मैच्योरेशन। सो जब हम सस्पेक्ट करते हैं कि किसी भी लेडी में प्री टर्म लेबर के प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस हों तो हम उनमें लंग मैच्योरेशन के लिए स्टेरॉयड इंजेक्शंस दे देते हैं, जिसमें 2 हम ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं, मोस्टली बीटामेथाजोन या फिर हम डेक्सामेथाजोन भी यूज़ कर सकते हैं।
Next, we have a pregnant lady at 31 week of gestation presented with mild jaundice, generalized itching and absence of rash. So what will be the most likely diagnosis? तो ये आपके पास जो प्रेग्नेंट लेडी है वो करेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड साइन के साथ प्रेजेंट किया है, दैट इज़ रिलेटेड टू द ऑब्स्टैट्रिक कॉलेस्टेसिस। इसमें मोस्टली जो कॉमन प्रेजेंटेशन होती है वो प्यूराइटिस होता है, वो भी आफ्टर 30 वीक्स ऑफ गेस्टेशन स्टार्ट हो रहा होता है एंड देन फॉलोड बाय जॉन्डिस। देन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ में लाइक प्रीवियस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो, एपिलेप्सी और टाइप 1 डायबिटीज़ हो, तो इसमें फॉलिक एसिड हम 5 मिलीग्राम डेली दे रहे होते हैं और इसे हम स्टार्ट करते हैं 3 मंथ्स बिफोर कंसेप्शन एंड विल कंटिन्यू इट ड्यूरिंग द कंप्लीट फर्स्ट ट्राइमेस्टर इनिशियल 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। देन रूटीन एंटीनेटल इन्फेक्शन स्क्रीनिंग में 3 इन्फेक्शंस को आपने ज़रूर चेक करना होता है, मतलब ये बेसलाइन टेस्ट में आते हैं HBsAg, ताकि हमें पता चल सके हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन तो नहीं है मरीज़ में, anti-HCV एंड रूबेला IgG। देन एनॉमली स्कैन का जो टाइम पीरियड होता है वो पूछा जाता है आपसे, दैट इज़ 18 to 22 वीक्स एंड मोस्ट एक्यूरेट फर्स्ट ट्राइमेस्टर डेटिंग इज़ क्राउन रम्प लेंथ ऑन अल्ट्रासाउंड। अब नेक्स्ट बात करते हैं डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो सबसे पहले BCQ है रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़। सो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है फॉर द गेस्टेशनल डायबिटीज़ इज़ इंसुलिन, और इंसुलिन की डोजेस भी विद ट्राइमेस्टर इंक्रीज़ होती हैं, ये भी एक BCQ पॉइंट है। जबकि अगर इंसुलिन ऑप्शन नहीं है तो फिर आपके पास फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट विल बी द मेटफॉर्मिन। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास BCQs रिलेटेड कि आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई है वो अब आफ्टर द प्रेगनेंसी परसिस्ट कर रही है या नहीं। सो इसके लिए हम पोस्टपार्टम 6 वीक्स के बाद जो है OGTT टेस्ट दोबारा से करवाते हैं और हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अगर उसकी वैल्यूज़ डायबिटिक आई हैं तो डेट मीन्स के परसिस्टेंट डायबिटीज़ डेवलप कर ली है मरीज़ ने, और अगर वो नॉर्मल है डेट मीन्स कि सिर्फ गेस्टेशनल डायबिटीज़ थी जो विद प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वी हैव स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर गेस्टेशनल डायबिटीज़ इज़, अच्छा अब 2 टेस्ट में बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो रहे होते हैं, OGCT एंड OGTT। अब जो OGCT होता है दैट इज़ अ ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, जो कि आपके पास स्क्रीनिंग टेस्ट है, जबकि OGTT दैट इज़ अ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज़ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट। देन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस, बेसिकली आपके पास जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ का मैकेनिज्म होता है ना वो बिल्कुल टाइप 2 डायबिटीज़ की तरह होता है, यानी इसमें भी मरीज़ को इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही होती है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है ये सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी से स्टार्ट हो रही होती है, तभी गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है वो आपके पास सेकंड ट्राइमेस्टर में अपेयर होती है। एंड इसकी जो रीज़न होता है वो क्या होता है कि प्लासेंटल हार्मोन्स इसको कॉज कर रहे होते हैं, और इसमें से कौन से 3 हार्मोन्स मेजरली इसका रोल प्ले करते हैं, दैट इज़ द ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेंस, कॉर्टिजोल एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब अगर इन तीनों हार्मोन में से भी सिर्फ एक सिंगल कॉजेटिव हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस पूछा जाए तो उसमें आपके पास आंसर होगा ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेंस। उसके बाद अगर बात की जाए डायबिटिक प्रेगनेंसी का डिलीवरी टाइम, सो दैट इज़ 38 to 39 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पर आप आइदर वजाइनल या सी सेक्शन जो भी सुइटेबल है फॉर द मदर एंड द फीटस, आप उसके अकॉर्डिंगली डिलीवरी की तरफ जाते हैं एट 38 to 39 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। देन गेस्टेशनल डायबिटिक पेशेंट है, फीटल कॉम्प्लिकेशंस में मोस्ट कॉमनली शोल्डर डिस्टोशिया मिलता है हमें। बेसिकली होता क्या है, बच्चा बहुत गुड साइज बेबी होता है, मैक्रोसोमिया हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपके पास शोल्डर डिस्टोशिया जैसी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है। देन GDM विथ फंडल हाइट ग्रेटर दैन गेस्टेशनल एज, अब इसकी ना 2-4 कॉजेज़ हो सकती हैं, मतलब या तो डेट्स नहीं है एक्यूरेट, मिस्टेकन डेट्स हैं, या फिर आपके पास गेस्टेशनल डायबिटीज़ में जो इंक्रीज हाइट ऑफ फंडस मिलती है वो हमें मैक्रोसोमिया की वजह से मिलती है, यानी बेबी 4 kg से भी ज़्यादा के होते हैं इनमें ना, सो उसकी वजह से आपके पास सिम्फीजियो फंडल हाइट भी ज़्यादा मिलती है। या फिर इसमें ना अगर पॉलीहाइड्रोमनियोज भी हो रहा हो सो उसमें भी आपके पास सिम्फीजियो फंडल हाइट ज़्यादा मिलेगी। अब अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन द बेस्ट आंसर वॉज मैक्रोसोमिया। देन अब इसी तरह से एक और BCQ आ सकता है आपके पास कि GDM में फीटल लाई अनस्टेबल है, यानी बच्चा कंटिन्यूसली मूविंग है, सो उसमें आपके पास मोस्ट कॉमन कॉज होता है पॉलीहाइड्रोएमनियोज। देन ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की ज़रूर याद रखिएगा कि ये हम कब करवाते हैं, अगर कोई पेशेंट है और उससे प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है डायबिटीज़ की तो हम करवाते हैं OGTT एट 24 to 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। लेकिन अगर कोई फीमेल पेशेंट है और उसे प्रीवियस हिस्ट्री थी डायबिटीज़ की या गेस्टेशनल डायबिटीज़ लास्ट टाइम हुआ था तो उस दोनों ही कंडीशंस में हम 16 to 18 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पर OGTT टेस्ट करवाते हैं। सो इन शॉर्ट, प्रीवियसली डायबिटीज़
then OGTT will be done at 16 to 18 weeks, and for the diagnosis of GDM only at 24 to 28 weeks of gestation. अब मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें जो है मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ मेंशन किए हैं, बिकॉज ये वैल्यूज़ आपसे एग्जैक्टली पूछी जाती हैं, सो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिसमें मैंने नॉर्मल भी मेंशन किया है, प्री डायबिटिक एंड देन डायबिटिक मेंशन किया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड। सबसे पहले आपके पास सिनारियो गिवन है रिलेटेड टू इक्लेम्सिया और उसमें उसकी ट्रीटमेंट पूछी गई है। अब जो आपके पास इक्लेम्सिया होता है ये आपके पास लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जिसमें जो प्रेग्नेंट लेडी होता है उसका ब्लड प्रेशर जो है 185/95 mmHg जा रहा हो, साथ ही साथ पेशेंट को कन्वर्जेंस भी हो। अच्छा, अब कन्वर्जेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि ये जो कन्वर्जेंस होते हैं ना, हम कंसिडर कर रहे होते हैं कि एंटीनेटल पीरियड में होते हैं, बट 40% ऑफ द केसेस में दीज कन्वर्जेंस अकर पोस्ट नेटली विद इन 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए इक्लेम्सिया की पेशेंट की ट्रीटमेंट हम किस तरह से करते हैं, हम मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे होते हैं, आईवी देते हैं, इसकी लोडिंग डोज में हम देते हैं 4 ग्राम आईवी बोलस टू स्टॉप द सीजर्स, और फिर मेंटेनेंस डोज देते हैं विद इन्फ्यूजन रेट ऑफ 1 ग्राम पर आवर। अच्छा, मैग्नीशियम सल्फेट क्यों दे रहे होते हैं, बिकॉज ये सेरिब्रल वेजोडाइलेटर होता है, प्लस इट इज़ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर एज वेल। और मैग्नीशियम सल्फेट का एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि अगर ये ओवरडोज हो जाए तो ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और कार्डियक अरेस्ट भी करवा सकता है, सो इसके लिए हम इसका एंटीडोट भी साथ रखते हैं, दैट इज़ 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट, और ये हम उस सूरत में यूज़ करते हैं जब पेशेंट में ओवरडोज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियोज रिलेटेड टू अ वुमन आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन विद हाइपरटेंशन एंड प्रोटीन्यूरिया, सो दिस इज मोस्ट लाइकली प्रीक्लेम्सिया। प्रीक्लेम्सिया के जो आपके पास करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उसमें ये होता है कि पेशेंट हाइपरटेंसिव हो, यानी उसका ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से ज़्यादा हो, साथ ही साथ प्रोटीन्यूरिया हो, उसकी यूरिन में जो है प्रोटीन्स आ रहे हों, प्लस कि उसकी जो डायग्नोसिस हो आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन हो, यानी उसको प्रीवियसली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन नहीं होनी चाहिए, प्रेगनेंसी में ही उसको ये मसला हुआ है। नेक्स्ट है सेफेस्ट एंटी हाइपरटेंसिव। ये रिपीटेडली आपसे पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी में कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन सेफ है और कौन सी जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स या ARBs, दैट आर द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, या डायूरेटिक्स, दीज ऑल आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। अगर प्रीवियसली भी कोई भी फीमेल यूज़ कर रही हो ये सारी मेडिकेशंस, तो जैसे ही हमें कन्फर्म हो उसकी प्रेगनेंसी तो हम इन ड्रग्स को स्टॉप कर देते हैं, बिकॉज इनके टेराटोजेनिक इफेक्ट होते हैं बच्चे पर, फीटस पर। सो कौन सी मेडिकेशन सेफ़ हैं, तो नंबर 1 वी हैव लेबेटोलॉल। ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, और मैकेनिज्म भी पूछते हैं इसलिए मैंने सभी यहाँ पर लिख दिया है, दैट इज़ बोथ अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर। देन मिथाइल डोपा की बात की जाए तो दिस इज़ अ सेंट्रली एक्टिंग ड्रग, और इसके बारे में ये है कि मिथाइल डोपा ना इमीडिएट अपना रिस्पॉन्स शो नहीं करती है, इट विल टेक 24 आवर्स एट लीस्ट टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। देन निफेडेपिन इज़ अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बट ये हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते बिकॉज इसका एक साइड इफेक्ट होता है कि ये बहुत सिवियर हेडेक कॉज करवा रहा होता है। अब पेशेंट हाइपरटेंसिव है, फिर हमने ये दी निफेडेपिन, तो उसकी वजह से उसको और ज़्यादा सर में दर्द होगा, तो हमें ये होगा कि कहीं उसकी कंडीशन वर्सन तो नहीं हो रही है, हम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, सो इसलिए निफेडेपिन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती, बट इट कैन बी यूज़। देन आईवी हाइड्रोलिनोज़िन जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिवियर केसेस में हम यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और पॉइंट बताना चाहूँगी कि प्रीक्लेम्सिया के पेशेंट में क्योंकि प्रोटीन्यूरिया हो रहा होता है, दैट मीन्स कि इंट्रावास्कुलर ऑनकॉटिक प्रेशर डिक्रीज्ड हो रहा होता है, तो उसकी वजह से एडिमा हो जाता है। ठीक है, बट इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपके पास एडिमा होता है ना वो नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी में भी मिलता है, यानी फीट पे वो जो हम पीडल एडिमा हम चेक कर रहे होते हैं तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी मिलता है, 80% ऑफ द प्रेगनेंसी में एडिमा मिल रहा होता है। बट ये जो प्रीक्लैम्सिया वाले पेशेंट्स होते हैं ना उनमें सडन ऑनसेट ऑफ फेशियल एडिमा मिलता है, हमें पूरा फेस स्वेलन हो रहा होता है, स्पेशली हैंड्स, फेस और हैंड्स के एडिमा करेक्टरिस्टिक फीचर है या क्लिनिकल साइन है फॉर प्रीक्लैम्सिया। देन इक्लेम्टिक पेशेंट है, सीजर ऑन अराइवल है, ये एक इमरजेंसी पूरा केस सिनेरियो है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट को लेफ्ट लैटरल पोजीशन में करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एओर्टो केवल कंप्रेशन हो रही होती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लेफ्ट लैटरल पोजीशन में करते हैं। एयरवे मेंटेन करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट देंगे एंड लेबेटोलॉल देंगे। मैग्नीशियम सल्फेट टू स्टॉप द सीजर्स, लेबेटोलॉल टू कंट्रोल द हाइपरटेंशन। देन हेल्प सिंड्रोम की बात की जाए तो दिस इज़
अ कंडीशन दैट इज़ रिलेटेड टू प्रीक्लैम्सिया। देखिए जो प्रीक्लैम्सिया होता है ना, उसमें एक बात याद रखिएगा कि फिब्रिन के लेवल्स बढ़ रहे होते हैं। ये नॉर्मली भी प्रेगनेंसी में ये होता है कि आपके पास फिब्रिनोजन कोआगुलेशन फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, जबकि जो एंटी कोआगुलेशन फैक्टर्स हैं और प्लेटलेट्स डिक्रीज्ड हो रहे होते हैं। अब हेल्प सिंड्रोम इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रीक्लैम्सिया। इसमें क्या होता है, हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है, एच फॉर हीमोलाइसिस, ई एल फॉर एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स एंड एल पी फॉर लो प्लेटलेट्स। लिवर एंजाइम्स जब एलिवेट होना शुरू हो जाते हैं और लिवर इन्वॉल्व हो जाए प्रीक्लैम्सिया के पेशेंट में, तो पेशेंट एपिगैस्ट्रिक पेन का करेक्टरिस्टिक फीचर या कंप्लेन के साथ आते हैं। ठीक है, देन प्रीक्लैम्सिया का क्लिनिकल क्लू क्या होता है, जनरलाइज्ड एडीमा स्पेशली फेस एंड हैंड्स। बट मैंने जैसे आपको बताया कि एडीमा देखकर सिर्फ आप ये नहीं सोच सकते कि पेशेंट को प्रीक्लैम्सिया हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव एक्लेम्सिया मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। अच्छा ये ज़रूर याद रखिएगा, लाइक जैसे आपके पास प्री एक्लेम्सिया है तो उसकी जो मोस्ट कॉमन मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनमें क्या क्या आ जाता है, रीनल फेलियर, सेरिब्रल हैमरेजेस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलोपैथी। ये कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू द चेंजेस हैं। ठीक है, रीनल फेलियर प्रोटीन्यूरिया इतना ज़्यादा हो रहा होता है, जीएफआर इफेक्ट हो रहा होता है, उसकी वजह से हो सकता है। सेरिब्रल हैमरेज का रिस्क बढ़ रहा होता है बिकॉज हाइपरकॉग्यूबल स्टेट में जा रही होती है पेशेंट। सो ये छोटी छोटी बातें और मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। जबकि एक्लेम्सिया की जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है दैट इज सेरिब्रल हैमरेज, ये लाजमी याद रखिएगा। सेरिब्रल हैमरेज इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एक्लेम्सिया पेशेंट। और नंबर 2 पे पल्मोनरी एडिमा हो रहा होता है इन पेशेंट्स में। सो हम एक्लेम्सिया पेशेंट में आईवी फ्लूइड्स जो होते हैं ना वो कम से कम दे रहे होते हैं बिकॉज पल्मोनरी एडिमा का रिस्क बढ़ रहा होता है। देन प्रोटीन्यूरिया जो होता है प्रीक्लैम्सिया के पेशेंट्स में, उसकी क्या क्राइटेरिया है उसकी अगर बात की जाए तो यूरिनरी डिप्स्टिक टेस्ट पर हम कंसिडर करते हैं अगर मोर देन 1+ प्रोटीन है इन द यूरिन एंड 24 आवर यूरिनरी कलेक्शन में जो प्रोटीन्स होने चाहिए दैट शुड बी मोर देन 300 मिलीग्राम पर 24 आवर, या फिर अगर ग्राम्स में लिखा हुआ होगा दैट वुड बी मोर देन 0.3 ग्राम पर 24 आवर। देन इन प्रीक्लैम्सिक पेशेंट डिलीवरी से रिलेटेड बात की जाए, सो 38 टू 39 वीक्स पर नॉर्मल स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी की तरफ हम जा सकते हैं। और उसमें आपके पास चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया विल बी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, बट अगेन इट विल डिपेंड अपॉन द मैटरनल एंड फीटल कंडीशन। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी लेडी में, किसी प्रेग्नेंट लेडी में अगर हमें कोई रिस्क फैक्टर्स मिलते हैं, लाइक उन्हें डायबिटीज़ है या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, तो प्री क्लैम्सिया के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम प्रोफाइलेक्टिक मैनेजमेंट भी देते हैं। दैट इज़ एस्पिरिन 75 to 150 मिलीग्राम पर डे एंड इट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 12th वीक, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद 12th वीक से हमने इसको स्टार्ट करना होता है टिल 37th वीक ऑफ गेस्टेशन, और फिर 38 वीक पर हमें डिलीवरी की तरफ जाना होगा। अब बात करते हैं लेबर और डिलीवरी से रिलेटेड। तो सबसे पहले है हमारे पास फॉर्सेप्स डिलीवरी से कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, स्पेशली फीटल कॉम्प्लिकेशंस। सो फीटल कॉम्प्लिकेशंस ना रिलेटिवली फेशियल होती हैं। होता क्या है कि आपके पास ब्रेन में या फेस में, ये दो साइड्स होती हैं जिसमें ड्यू टू द फॉर्सेप्स यूज़ आपको कॉम्प्लिकेशंस मिल सकती हैं। ब्रेन में इंट्राक्रैनियल हैमरेज, स्कल का डिप्रेस्ड फ्रैक्चर मिल सकता है, और फेस में आपके पास फेशियल पैल्सी एंड ऑर्बिटल इंजरी मिल सकती है। नेक्स्ट वी हैव कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वेंटोस डिलीवरी। सो वैसे तो काफ़ी सारी होती हैं, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस गिवन उसमें मोस्ट एक्यूरेट गेस्टेशन एज लेस देन 34 वीक्स। इसके अलावा अगर फेस प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, तब भी हम कभी भी वेंटोस का यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा वेंटोस का रिलेटेड जो असिस्टेड वजाइनल डिलीवरी है उस पर मेरी डिटेल वीडियो अवेलेबल है, और उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने इंपॉर्टेंट BCQs पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर इन डिटेल देख सकते हैं वेंटोस डिलीवरी से रिलेटेड। अच्छा उसके बाद जो है एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की बात की जाए, सो वी हैव 3 स्टेजेस ऑफ लेबर इन टोटल, जिसमें से जो फर्स्ट स्टेज होती है उसकी भी 2 फेजेस होता है। और इसका जो फर्स्ट लेटेंट फेज होता है उसमें 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेशन ऑफ द सर्विक्स हो रही होती है, जबकि जो एक्टिव फेज होती है उसमें 4 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर यानी फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स हो रही होती है। अच्छा ये किस तरह से होती है, 1 सेंटीमीटर पर आवर। देन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में आपके पास क्या क्राइटेरिया होता है, इट इज़ डन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी टू द एक्सपल्जन ऑफ प्लासेंटा। देन वी हैव लैंडमार्क्स टू डिटरमाइन फीटल डिसेंडेंट स्टेशन। तो हम ना कभी भी डिलीवरी से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड पढ़ते हैं तो हम स्टेशन ज़रूर पढ़ते हैं। सो स्टेशन इज़ बेसिकली जो इसका लैंडमार्क है वो क्या होता है, इस्शियल स्पाइन होता है। इस्शियल स्पाइन इज़ ज़ीरो से पहले यानी अबव द इस्शियल स्पाइन इज़ ऑल माइनस, नेगेटिव में -1 -2 -3, और इस्शियल स्पाइन के बाद बिलो इट इज़ बेसिकली +1 +2 +3।
उसके बाद पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग बीपी 100/70, एब्सेंट फीटल हार्ट रेट, सर्विक्स 4 सेंटीमीटर, बल्जिंग मेम्ब्रेन। सो इसमें आप किस तरह की डिलीवरी की तरफ जाएंगे, देखें सिनेरियो में ऑफ कोर्स ग्रेविडा, पैरिटी, कुछ और चीज़ें भी गिवन होंगी, बट इसके अकॉर्डिंगली ना जो मेन हमारे पास पॉइंट बताना है मुझे वो ये है कि एब्सेंट फीटल हार्ट रेट है। जब भी आपके पास फीटस डेड हो रहा हो और एब्सेंट फीटल हार्ट रेट हो तो उसमें हम स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी की तरफ ही जा रहे होते हैं वाया इंड्यूसिंग लेबर ऑक्सीटोसिन को यूज़ करके, और उसमें हम सी सेक्शन को अवॉइड करते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस 3 नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। तो उसमें पेल्विस पूछा हुआ था इस बीसीक्यू में, सो दैट इज़ मोस्ट लाइकली गायनाकॉइड पेल्विस, क्योंकि आपके पास मोस्ट फेवरेबल पेल्विस होता है फॉर द स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी। Then next we have android pelvis increases the risk of deep transverse arrest. Gynecoid pelvis is the most favorable for the spontaneous vaginal delivery. जबकि जो एंड्रॉयड पेल्विस होता है उसमें डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट होने का खतरा होता है ड्यूरिंग द डिलीवरी। इसी तरह आपके पास जो प्लेटिपेलॉइड पेल्विस होता है उसमें आपके पास वो फ्लैटेड गायनाकॉइड पेल्विस होता है, उसमें भी आपके पास डिफिकल्टी होती है इन द वजाइनल डिलीवरी। सेम फॉर द एंथ्रोपॉइड पेल्विस। देन उसके बाद आपके पास नेक्स्ट बीसीक्यू है कार्डियक पेशेंट इन लेबर। अच्छा, कार्डियक पेशेंट की जो डिलीवरी रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना वो ये होता है कि आपको जितना हो सके उतनी ज़्यादा शॉर्ट रखनी है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सो इसका जो क्लासिकल आंसर है डैट इज़ शॉर्ट इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। अब ये हम किस तरह से शॉर्टन कर सकते हैं, वाई द हेल्प ऑफ फॉरसेप्स, वैक्यूम, यानी अगर ज़रूरत है तो आप असिस्टेड वजाइनल डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं। हाईएस्ट maternal mortality risk in cardiac patients is during the labor and delivery। यही वजह है कि हम कोशिश करते हैं कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को जितना हो सके शॉर्ट रखें। देन वी हैव पेरिनियल टीयर इन्वॉल्विंग द एनल स्फिंक्टर बट नॉट रेक्टल म्यूकोजा, दैट इज़ अ 3rd-degree टीयर। हम इस पेरिनियल टीयर को प्रिवेंट करने के लिए सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान एपिजियोटमी दे देते हैं, ठीक है। अब एपिजियोटमी इटसेल्फ इज़ अ 2nd-degree पेरिनियल टीयर। ये याद रखिएगा कि एपिजियोटमी भी एक टीयर है दैट इज़ ऑफ 2nd-degree, जो कि इजीली सूचर करते हैं और वो हील हो जाता है। लेकिन अगर हम इस एपिजियोटमी को नहीं देते हैं और पेशेंट को 3rd और 4th डिग्री का पेरिनियल टीयर हो जाता है, सो दैट इज़ अ वेरी सिवियर कंडीशन। देखें अब इसकी 4 डिग्रीज होती हैं, आपको चारों डिग्रीज आनी चाहिए। फर्स्ट डिग्री इज़ बेसिकली इंजरी टू द वजाइनल म्यूकोजा एंड पेरिनियल स्किन ओनली। Second degree is basically the injury involving the perineal muscles. थर्ड डिग्री इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनल स्फिंक्टर। अब ये ना ज़्यादातर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है, जबकि जो 4th डिग्री होता है उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही एनल स्फिंक्टर डैमेज हो जाते हैं, कंप्लीट रेक्टल म्यूकोजा डैमेज हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और पॉइंट बताऊँ कि अगर सिर्फ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर डैमेज होता है सो द पेशेंट विल प्रेजेंट विद फीटल अर्जेंसी। इट इज़ अ सेंसेशन ऑफ अर्जेंट नीड ऑफ टॉयलेट, ठीक है। जबकि अगर आपके पास इंटरनल एनल स्फिंक्टर डैमेज हो तो उसमें पेशेंट प्रेजेंट कर रही होती है विद अ फीटल इनकॉन्टिनेंस, यानी जो कंट्रोल था, लॉस ऑफ सेंसेशन या लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन द बवल इवैक्यूएशन। नेक्स्ट वी हैव बेबी हेड इन द राइट इलियक फोसा। सो बेसिकली हमारे पास लाई क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल रिलेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द फीटस टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द यूट्रस। अब आपके पास लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, ओब्लीक हो सकता है, ट्रांसवर्स हो सकता है। अगर आपके पास ओब्लीक लाई ऑफ द फीटस है तो उसमें जो हेड ऑफ द फीटस होता है वो इलियक रीजन में होता है, राइट इलियक या लेफ्ट इलियक में, ठीक है। अगर ट्रांसवर्स लाई है तो फ्लैंक में होता है। सो ये 2-3 पॉइंट्स अच्छे से याद रखिएगा। देन एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन इंडिकेटेड एट, एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन क्या होता है कि बच्चे की जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, जो लाई है, उससे चेंज करने की एक कोशिश होती है, जो कि हमेशा कब होनी चाहिए, एट और आफ्टर 37 वीक्स, उससे पहले नहीं करते ये। देन उसके बाद हाँ एक और पॉइंट कि अगर आप एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन किसी पेशेंट का प्लान कर रहे हैं सो उसके साथ अगर टोकोलाइटिक्स का यूज़ है, दैट इज़ मोस्ट स्पेसिफिकली जो यूज़ हो रही होती है दैट इज़ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नेफेडेपिन, तो इसका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। देन लेडी विद नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बट नो सर्वाइकल डायलेशन, मोस्ट कॉमन कॉज है सर्वाइकल डिस्टोशिया। तो इसमें क्या हो रहा होता है कि आपके पास देखिए एबनॉर्मल लेबर के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें पढ़ते हैं, पैसेज, पैसेंजर एंड पावर। अब होगा क्या, इसमें आपके पास जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है वो तो एडिक्वेट है, बट मसला क्या है, सर्विक्स की डायलेशन नहीं हो रही होती। अब ये आपके पास पैसेज का मसला है। सर्विक्स क्यों नहीं डायलेट हो रहा होता, बिकॉज इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है वो ये होती है कि सिवियर स्कारिंग हुई हुई होती है सर्वाइकल टिश्यू की, उसकी वजह से वो डायलेट नहीं हो पा रहा होता। और इसमें मोस्टली कॉमन होता है अगर किसी पेशेंट की सर्वाइकल कोन बायोप्सी हुई हुई हो तो उसके बाद सर्वाइकल डिस्टोशिया जैसी कंप्लेन, यानी इनएबिलिटी ऑफ सर्विक्स टू डायलेट ड्यूरिंग द लेबर,
वो ये कंप्लेन मिलती है। फोर्सेप्स डिलीवरी मोस्ट कॉमन इंडिकेशन, अगेन मोस्ट कॉमन इंडिकेशन इज़ अ प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि अगर कोई कार्डियक का पेशेंट्स है या फिर किसी और भी वजह से अगर सेकंड स्टेज ऑफ लेबर प्रोलॉन्ग हो रही है तो हम असिस्टेड वजाइनल डिलीवरी की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा अदर इंडिकेशंस की अगर बात की जाए तो ये फेस प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, या गेस्टेशनल एज लेस देन 34 वीक्स है, तो उन सब में हम जा सकते हैं असिस्टेड वजाइनल डिलीवरी की तरफ। देन बेस्ट स्कल डायमीटर फॉर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी सब ऑक्सीपिटल ब्रैग्मेटिक डायमीटर, जो कि 9.5 सेंटीमीटर होता है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हम इसे कहते हैं। एंड अगर एटीट्यूड की बात की जाए तो इट इज़ कम्प्लीटली फ्लेक्स्ड। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन, लाई, देन ऑक्सीपिट का रिलेशन जो है पोजीशन, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखिएगा। देन नेक्स्ट वी हैव आफ्टर शोल्डर डिस्टोशिया न्यूबॉर्न विथ लिम्प आर्म एंड एब्सेंट मोटर रिफ्लेक्स। अच्छा, शोल्डर डिस्टोशिया के बाद ना कुछ ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। उसमें जो है आपके पास अगर कोई बच्चा इस तरह से आ रहा है, लिम्प आर्म और एब्सेंट मोटर रिफ्लेक्स, तो दैट इज़ मोस्ट लाइक रैप्स पैल्सी। अच्छा देखिए, मैंने ना दोनों ही पैल्सी रिलेटेड एक चार्ट बना दिया ताकि आसानी रहे आप लोगों को समझने में और याद रखने में। सबसे पहले रैप्स पैल्सी की बात करते हैं। इसमें अपर ट्रंक डैमेज होता है C5 टू C6, और ये शोल्डर डिस्टोशिया के साथ एसोसिएटेड होता है। इसमें आपके पास जब अपर ट्रंक डैमेज होगा तो वेटर स्टेप डिफॉर्मिटी मिलती है। आर्म विल बी अडक्टेड, इंटरनली रोटेटेड, एल्बो एक्सटेंडेड एंड फोर आर्म प्रोनेटेड। ये सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि सिनारियो में ना वेटर स्टेप डिफॉर्मिटी नहीं लिखी हुई होगी, उसमें ये सारा कि आर्म अडक्टेड है, बिल्कुल साथ लगी हुई है, इंटरनल रोटेटेड है, एल्बो एक्सटेंडेड और फोर आर्म प्रोनेटेड होगी। ओके, इसमें क्योंकि अपर ट्रंक C5 टू C6 जो है वो आपके पास नर्व एंडिंग्स डैमेज हो रही होती हैं। डेल्टॉइड, बाइसेप्स एंड सुपिनेटर मसल्स की जो नर्व सप्लाई होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। उसके रिफ्लेक्सेस स्पेशली बाइसेप्स और ब्रेकियो रेडियालिस वो एब्सेंट होगा, साथ ही साथ मोरो रिफ्लेक्स विल बी एब्सेंट। ये ज़रूर आपको सिनेरियो में गिवन होगा कि मोरो रिफ्लेक्स एब्सेंट है। देन उसके बाद अगर क्लम्कीज पैल्सी से रिलेटेड बात की जाए तो C8 टू T1 यानी लोअर ट्रंक डैमेज हो रहा होता है ब्रेकियल प्लेक्सिस का। ब्रीच डिलीवरी के साथ इसकी एसोसिएशन होती है। इसमें क्लॉ हैंड मिल रहा होता है, यानी जो आपके पास हैंड्स के छोटे छोटे जॉइंट्स हैं वो अफेक्टेड होंगे। लाइक MCP पे हाइपर एक्सटेंशन मिल रही होगी और IP यानी इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स पे फ्लेक्शंस मिल रही होंगी। देन इसमें मसल्स की वीकनेस मिलती है, इंट्रिंसिक हैंड मसल्स की, ग्रास्प रिफ्लेक्स यानी हाथ में जो ग्रास्पिंग पावर है वो अच्छी नहीं होगी, और ये हॉर्नर सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, जिसमें आपको टॉसिस और मियोसिस जैसी चीज़ें मिलती हैं। प्राइमरी ग्रेविडा एट 41 वीक्स पे हम प्लान करते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर एट 42 वीक्स, अगर स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ना हो। अगर 42 वीक्स तक प्रेगनेंसी चली जाए तो उसके बाद ये पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहलाती है, और इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। 42 से ज़्यादा कभी भी हम वेट नहीं करते हैं, हम इंडक्शन ऑफ लेबर करवा के बेबी को डिलीवर करवाते हैं एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट, सिजेरियन सेक्शन से रिलेटेड अगर बात करें तो उसमें आपके पास दो तरह की इंसीजन दी जाती हैं। एक दी जाती है लोअर सेगमेंट पे, दैट इज़ द ट्रांसवर्स इंसीजन एट लोअर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन, एंड दिस इंसीजन इज़ मोस्ट प्रेफर्ड एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड। इसके अलावा एक और इंसीजन होती है दैट इज़ अपर सेगमेंट, और इसका दूसरा नाम BCQs में ज़रूर पूछा जाता है, दैट इज़ अ क्लासिकल इंसीजन, और इसमें हम देते हैं वर्टिकल मिडलाइन यूट्राइन इंसीजन। नेक्स्ट वी हैव safest episiotomy incision is mediolateral. Mediolateral बेसिकली 60 डिग्री के एंगल पर दी जाती है, और इसका जो इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस फीचर है वो क्या होता है कि इसमें एनल स्फिंक्टर की इंजरी होने का रिस्क बहुत कम होता है, जबकि एक अदर होती है मिड लाइन, उसमें एनल स्फिंक्टर इंजरी हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव डेफिकेशन इन यूट्री यानी मिकोनियम इन एमनियोटिक फ्लूइड, दैट इज़ अ वेरी करेक्टरिस्टिक फीचर फॉर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। अगर आप 42 वीक्स की बाद तक प्रेगनेंसी को होल्ड रखते हैं, सो देयर इज़ अ चांसेस ऑफ स्टिल बर्थ, प्लासेंटल, यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी एंड मेकोनियम एस्पायरेशन एज वेल। देन फीटल फिब्रोनेक्टिन टेस्टिंग इज प्रेडिक्टेड फॉर प्री टर्म लेबर। यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ, फिब्रोनेक्टिन प्री टर्म लेबर का इंडिकेटर है, ना कि प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। अगर प्रीमेच्योर रप्चर्स ऑफ मेम्ब्रेन हम सस्पेक्ट करते हैं तो उसमें आपके पास 3 क्लासिकल साइंस मिलते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, पूलिंग यानी जो आपके पास पोस्टीरियर फॉर्निक्स होते हैं ऑफ द वजाइना, वहाँ पे
एमनियोटिक फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा। देन नाइट्रोजीन टेस्ट जो कि आपके पास अल्कलिनिटी ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड को डिटेक्ट कर रहा होता है। देन वी हैव फर्न टेस्ट के माइक्रोस्कोपी के अंडर फर्निंग पैटर्न नज़र आ रहा होता है ऑफ द फ्लूइड। सो ये सारी चीज़ें प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स के लिए होती हैं। बट अगर प्री टर्म लेबर के लिए जो बेस्ट प्रिडिक्टर की बात की जाए तो दैट इज़ अ फीटल फाइब्रोनेक्टिन। Then we have risk of preterm labor if cervical length on transvaginal ultrasound is less than 2.5 centimeter और अगर मिलीमीटर में पूछेंगे तो that is less than 25 millimeter. Then next we have drug of choice for cervical ripening that is prostaglandin E2 misoprostol जिसे हम कहते हैं और ये हम sublingually या vaginally यूज़ कर रहे होते हैं. Then common complication of forceps delivery that is perineal trauma क्योंकि आप एक इंस्ट्रूमेंट एंटर करवा रहे होते हो ना तो उसकी वजह से ट्रॉमा का रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है. लाइक अगर फीटल पूछा हुआ है तो हम फीटल बताएंगे कि उसमें फेशियल नर्व इंजरी और ऑर्बिटल इंजरीज मिलती हैं और अगर मटर्नल पूछ रहे होंगे तो हम पेरिनियल ट्रॉमा वजाइनल लेसरेशन. हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी 30 to 40% रिस्क को इंक्रीज कर देते हैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी में प्रीटर्म लेबर होने का. मतलब आपके पास प्रीटर्म डिलीवरी के जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है दैट इज प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी. देन उसके बाद नेक्स्ट वी हैव शोल्डर डिस्टोशिया. अच्छा अब ये ना पूरा शोल्डर डिस्टोशिया से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है और इसमें आपके पास ऑप्शंस गिवन थे तो उसमें किस तरह से मैन्यूवर्स यूज़ कर रहे होते हैं आपको पूरा हेल्पर अच्छे से याद होना चाहिए और सिक्वेंस वाइज याद होना चाहिए. सो एमरजेंसी है ये एक. उसके बाद मैक रॉबर्टसन मैन्यूवर करते हैं हम इसमें और सुप्राप्यूबिक प्रेशर दे रहे होते हैं. Then next we have cesarean section antibiotic prophylaxis should be administered at what time. So basically जो antibiotic होते हैं prophylactically हम administer कर देते हैं IV देते हैं मरीज़ को हमेशा before skin incision. Then Bendel's ring seen in between the upper and lower uterine segment. These indicates obstructed labor. Then 32-year-old primary gravida with normal uterine contractions in a labor for 6 hours. Fetal head is not engaged. Cause of poor progress is. सो बेसिकली उसकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का मसला नहीं है. उसको मसला कहाँ पर आ रहा है कि फीटल हेड इंगेज नहीं हो रहा. दैट मीन्स सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शनेट है बेबी के हेड में और मैटरनल पेल्विस में साइज़ का मसला है क्योंकि ये जो फीटल हेड इज़ नॉट इंगेज ये क्लासिकल फीचर है फॉर द सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शनेट. देन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर मॉनिटरिंग रिकॉर्ड मैटरनल वाइटल्स एवरी 4 आवर्स. हम हर 4 घंटे के बाद वाइटल्स और पूरी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं. लेकिन अगर एबनॉर्मल लेबर में जा रही है या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में पेशेंट जा रही होती है सो इट विल कन्वर्टेड इनटू एवरी 2 आवरली. देन हम नेक्स्ट बात करते हैं मेल प्रेजेंटेशन से रिलेटेड. सो मेल प्रेजेंटेशन में ब्रीच शोल्डर फेस ब्रो ये 4 आ रही होती हैं. यानी प्रेजेंटिंग पार्ट विल बी शोल्डर फेस या फिर लेग्स हो सकते हैं अब बटक्स हो सकते हैं. अब बेसिकली ब्रीच रिलेटेड भी आपने इन डिटेल पढ़ना और इसके लिए मेरी चैनल पर ही ब्रेन बूस्टर मेडिकोज पर वीडियो अवेलेबल है. अच्छा लेकिन अब यहाँ पे जो मैं मेल प्रेजेंटेशन रिलेटेड बता रही हूँ दैट इज़ अ फेस. सो फेस में आपके पास जो एटीट्यूड होता है वो फुल एक्सटेंशन होता है यहाँ तक कि हाइपर एक्सटेंशन हुई होती है. इसमें जो आपके पास डायमीटर होता है दैट इज़ सबमेंटोब्रेगमेटिक. जो हमारे पास नॉर्मल और बेस्ट डायमीटर फॉर द स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी इज़ सब ऑक्सीपिटोब्रेगमेटिक. वो भी 9.5 सेंटीमीटर है और ये भी 9.5 सेंटीमीटर है. बट इसमें एक मसला होता है अगर आपकी जो बच्चे की जो चिन है वो अगर इंटीरियरली है देन इसमें वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है. अगर चिन पोस्टीरियरली है तो वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है. सो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जो फेस प्रेजेंटेशन है the baby's head will be fully extended and chin यानी mentum will be the leading point. Now mento anterior chin anteriorly. देन इसमें नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो सकती है. अगर मेंटो पोस्टीरियर है तो उसमें नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी इम्पॉसिबल है. सी सेक्शन की ज़रूरत होगी. यहीं पे मैं आपको ब्रोक्स से रिलेटेड भी बता देती हूँ. इसमें जो एटीट्यूड होता है वो एक्सटेंडेड होता है. जो डायमीटर होता है वो मेंटो वर्टिकल होता है और इसमें सी सेक्शन ही करना होता है एंड इट इज़ द लीस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन. अच्छा ये सारे डायमीटर्स प्रेजेंटेशन लाए पोजीशन मैंने इन डिटेल लेबर रिलेटेड वीडियो में बताया हुआ है जो कि आप जाकर देख सकते हैं. ये बताने का इसलिए रीज़न है बिकॉज उन पर भी ना मैंने हर छोटी छोटी डिटेलिंग पर मेहनत की है और उससे ये होगा कि आपके सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह. बिकॉज देखिए इन सारे टॉपिक से रिलेटेड BCQs आते हैं. अब बात की जाए ट्विन प्रेगनेंसी से रिलेटेड. सो सबसे पहला सिनेरियो है रिलेटेड टू द डिलीवरी ऑफ द ट्विन प्रेगनेंसी. सो 2 बेबीज़ हैं. जो फर्स्ट बेबी है वो सेफेलिक है और जो सेकंड बेबी है वो भी सेफेलिक है विद इंटैक्ट मेम्ब्रेन एंड अ फुल डायलेशन. फर्स्ट बेबी सेफेलिक डिलीवर हो चुका है. सेकंड बेबी किस तरह से डिलीवर किया जाएगा. सो आपके पास अगर दोनों जो
बेबीज़ होते हैं, सेफेलिक होते हैं, तो उनमें नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो सकती है। अब अगर फर्स्ट बेबी की डिलीवरी के बाद मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट हैं या फिर कॉन्ट्रैक्शन स्लो डाउन हो गई हैं, तो आप ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन दे सकते हैं और एमनियोटमी करके लीवर की तरफ प्रोसीड करेंगे। देन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी दैट इज़ डाइजाइगोटिक ट्विंस। अच्छा देखिए, आपके पास दो टाइप्स ऑफ ट्विंस होते हैं, एक डाइजाइगोटिक होता है और एक मोनोजाइगोटिक। जो डाइजाइगोटिक्स होते हैं ना, वो आपके पास किस तरह से बनते हैं, 2 ओवम आर फर्टिलाइज्ड बाय 2 स्पर्म्स, 2 सेपरेट स्पर्म्स, ठीक है। इनमें फिर डाइकोरियोनिक होते हैं यानी 2 प्लासेंटा बनते हैं, और डायएमनियोटिक होते हैं, 2 एमनियोटिक कैविटीज़ बनती हैं। जो आपके पास मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं ना, उनमें क्या हो रहा होता है, सिंगल ओवम होता है और सिंगल ही स्पर्म होता है। तो फिर ट्विन्स कैसे बने, बेसिकली जाइगोट डिवाइड हो रहा होता है। अब जाइगोट की डिवीजन से 2 बेबीज़ बन जाते हैं। अब जो है ना ये जो डिवीज़न होती है उसके अकॉर्डिंगली इसकी 3-4 वैरायटी होती है कि अगर 3 डे पे अगर ये डिवाइड हो जाते हैं, जाइगोट 3rd डे पर ही डिवाइड होगा, तो वी हैव डाइकोरियोनिक, डायएमनियोटिक। अगर 4th to 7th डे पर डिवीजन होती है, सो इट विल लीड टू मोनोकोरियोनिक यानी 1 प्लासेंटा एंड डायएमनियोटिक, 2 एमनियोटिक कैविटी, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। सो अगर ओवरऑल मोस्ट कॉमन टाइप पूछी जाएगी ट्विन प्रेगनेंसी की, तो दैट इज डाइजाइगोटिक, और अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन पूछा जाएगा, दैट इज मोनोकोरियोनिक एंड डायएमनियोटिक। देन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मोनोकोरियोनिक ट्विंस। देखिए, जब एक प्लासेंटा होगा ना, तो इसका जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होगी वो ये होती है ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, एक बेबी में ओलिगोहाइड्रोमनियोज हो रहा होता है और एक बेबी में पॉलीहाइड्रोमनियोज हो रहा होता है। एक बेबी में आईयूजीआर, तो दूसरा गुड साइज बेबी हो जाता है। एक बेबी जो है उसमें एनीमिया डेवलप होना शुरू हो जाता है, दूसरे में पॉलीसिथीमिया। सो इसमें आपके पास ब्लड सप्लाई एक को कम जा रही होती है, एक को ज़्यादा जा रही होती है, ठीक है। देन वी हैव कॉन्जॉइंट ट्विन। अब ये जैसे मैंने आपको मोनोजाइगोटिक ट्विन्स की टाइप्स बताई ना, उसकी जो 4th टाइप होती है दैट इज़ कॉन्जॉइंट ट्विन, और ये तब होता है जब जाइगोट डिवाइड होता है डे 13। Then next we have lambda sign that is also known as twin peak sign. So ये lambda sign जो होता है ना, हमें तब नज़र आता है जब हम ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करवा रहे होते हैं फॉर कोरियोनिसिटी स्कैन जिसे हम कहते हैं, और ये हम 10 वीक्स के बाद ही करवाते हैं, ठीक है। और लैम्डा साइन क्या होता है, टंग ऑफ प्लासेंटल टिश्यू विद इन द बेस ऑफ मेम्ब्रेन्स, इसे हम लैम्डा साइन कहते हैं, और ये मोनोकोरियोनिक ट्विंस में नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ट्विन प्रेगनेंसी बोथ सेफेलिक। तो मैंने आपको पहले भी बताया दोनों सेफेलिक है, तो हम स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट बात की जाए कि आपके पास आइडियल टाइम क्या होता है फॉर द डिलीवरी ऑफ द ट्विन प्रेगनेंसी। देखिए, अगर आपके पास मोनोकोरियोनिक ट्विन्स हैं तो डिलीवरी शुड बी ऑफर्ड और डन बाय 36 वीक्स। 36 वीक्स तक जो है हमें डिलीवरी की तरफ चले जाना चाहिए, और अगर डायकोरियोनिक है तो 37 वीक्स विल बी द आइडियल टाइम फॉर द वजाइनल डिलीवरी। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज से रिलेटेड। सो बेसिकली ये आपके पास ऑब्स्टेट्रिकल एमरजेंसीज में से है, और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट BCQ लिखा हुआ है दैट द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ मटर्नल मोर्टेलिटी इन पाकिस्तान इज़ पोस्टपार्टम हेमरेज। ब्लीडिंग पोस्टपार्टम होना सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है आपके पास मटर्नल मोर्टेलिटी इन पाकिस्तान में। उसके बाद आपके पास हाइपरटेंशन है, और उसके बाद सेप्सिस। Then next we have a woman shortly after the delivery of baby begins to bleed heavily. On examination, her uterus feels boggy, soft and not well contracted. This is a very important point, not well contracted despite of massage. That means the uterus is undergoing atony. अच्छा, इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ जाना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल ही नहीं आ पा रहा होता है, उससे हम यूट्राइन एटोनी कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव वुमेन कोलैप्स आफ्टर हैवी वजाइनल ब्लीडिंग। सो उसकी मैनेजमेंट में स्टार्टिंग विद द कॉल फॉर हेल्प। कभी भी आपके पास ऑब्स में कोई भी पेशेंट आती है और उसको ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या आफ्टर द प्रेगनेंसी, सो उसमें जो फर्स्ट आपके पास फर्स्ट इनिशियल स्टेप ऑफ मैनेजमेंट ऑलवेज विल बी कॉल फॉर हेल्प। हमेशा ये BCQs पूछे जाते हैं कि सबसे पहला स्टेप, इनिशियल स्टेप क्या होगा, तो उसमें हमेशा कॉल फॉर हेल्प होगा। सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन को बुलाना सबसे पहला काम है। सो कॉल फॉर हेल्प, असेस ABC पूरा प्रोटोकॉल, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन देखते हैं। 2 लार्ज IV कैनुला लगा देते हैं मरीज़ को, IV फ्लूइड्स स्टार्ट कर देते हैं। Then next we have PPH management begins with initial step call for help. First line of drug for the management of PPH is oxytocin. अच्छा देखें,
पीपीएच यानी पोस्टपार्टम हेमरेज की हमेशा बंडल अप्रोच होती है। बंडल अप्रोच का क्या मतलब है, आपने 1 मिनट के अंदर अंदर ही सारे स्टेप्स कर देने होते हैं। एक साथ साइमल्टेनियसली आपने जल्दी से ऑक्सीटोसिन लगा देना होता है, ट्रांसजेमिक एसिड लगाना होता है, पेशेंट को यूट्राइन मसाज देना होता है, और आपने देखना होता है कि कोई रिटेन प्रोडक्ट ऑफ प्लासेंटा तो नहीं है, क्या कॉज हो रही है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, और इसकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से करनी होती है, वरना पेशेंट विदिन फ्यू मिनट्स, विदिन फ्यू आवर्स जो होती है वो कोलैप्स कर सकती है, शॉक में जा सकती है, उसकी कंडीशन वर्सन हो सकती है। सो एक बात याद रखिएगा कि इसकी बंडल अप्रोच होती है, जिसे हम कहते हैं इमोटिव बंडल। पूरा वो बंडल अच्छे से याद रखिएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें ना देखिए, ऑक्सीटोसिन इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। क्यों? ऑक्सीटोसिन ना यूट्रस को कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में करता है। अच्छा देखें, जब भी जैसे ना हमने डिफरेंट स्टेजेस में, मैंने आपको बताया था सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के लिए हम एपिजियोटमी दे देते हैं ताकि हम पेरिनियल टीयर से थर्ड या फोर्थ डिग्री पेरिनियल टीयर से मदर को प्रोटेक्ट कर सकें। इसी तरह हम पीपीएच को भी प्रिवेंट करने के लिए हम ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर ही दे देते हैं। जैसे ही बेबी का एंटीरियर शोल्डर डिलीवर होता है, उसी के साथ ही हम अपनी जो है, जो भी हमारे साथ नर्स अवेलेबल होती है, उन्हें कहते हैं कि 5 to 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ आईवी ऑक्सीटोसिन जो है वो मरीज़ को स्टार्ट कर दे। अब वो ऑक्सीटोसिन देने का मकसद क्या होता है? नंबर 1 की थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो है, यानी एक्सपल्जन ऑफ द प्लासेंटा अच्छे से हो जाए, डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा जल्दी हो जाए, एक्टिव मैनेजमेंट। नंबर 2, हम पीपीएच से भी बचा रहे होते हैं, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में ले जाएगा ऑक्सीटोसिन, साथ साथ ब्लीडिंग भी कम से कम होगी। सो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर से ही हम ऑक्सीटोसिन दे देते हैं पेशेंट को, ताकि हम पीपीएच को प्रिवेंट कर सकें। लेकिन अगर उसके बाद भी मरीज़ को पीपीएच डेवलप होता है, सो हमारे पास फर्स्ट लाइन में ऑक्सीटोसिन विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस। देन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच इज यूट्राइन एटोनी। देन आफ्टर 4 आवर्स ऑफ पोस्टपार्टम विथ रिटेन प्रोडक्ट ऑफ प्लासेंटा, सो इसकी ट्रीटमेंट यही है कि जो प्लासेंटा के प्रोडक्ट्स रह गए हैं उसे रिमूव करें as soon as possible. Then massive postpartum hemorrhage क्या होता है? जब आपके पास 2500 मिलीलीटर से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए। देन इसकी मैनेजमेंट क्या करता है? मेजर ऑब्स्टेट्रिक हैमरेज प्रोटोकॉल, सारा वो ABCD वाला प्रोटोकॉल आपने स्टार्ट करना है, रिससिटेट करना है आईवी फ्लूइड्स के साथ साथ। अब इसमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ़ौरन से स्टार्ट करनी होगी, और मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ डिफाइंड एज एन ऑब्स मोर देन 5 यूनिट्स ऑफ RBCs, पैक्ड सेल्स RBCs जो हम लगा रहे होते हैं, वो मोर देन 5 यूनिट्स यूज़ करना। नाउ नेक्स्ट वी हैव प्लासेंटल डिसऑर्डर्स। और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नॉर्मल प्लासेंटा की पोजीशन क्या होती है। दैट इज़ द अपर सेगमेंट ऑफ द यूट्राइन यूट्रस। अब इसमें क्या होता है कि दो तरह की हमें पैथोलॉजीज़ मिल सकती हैं। दैट इज़ द प्लासेंटा प्रीविया और प्लासेंटा एब्रप्शन। जो प्लासेंटा प्रीविया होता है उसमें लो लाइन प्लासेंटा होते हैं, यानी जो उसको अपर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस में होना चाहिए था, सुपीरियर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फंडस, वो नीचे प्रेजेंट है, ऑस तक आ जाता है, तो ऑस को क्लोज भी कर सकता है। ठीक है। दूसरा होता है प्लासेंटा एब्रप्शन, यानी प्लासेंटा अपनी जगह से निकल गया है, जो उसकी अटैचमेंट थी वहाँ से बाहर आ गया है। दोनों ही कंडीशंस इमरजेंसी होती है। इसमें जो है प्लासेंटा प्रीविया में जो फीमेल आ रही होती है, जो पेशेंट आती है, वो पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग के साथ आती है, जबकि प्लासेंटा एब्रप्शन में पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग होती है विद द वुडी हार्ड टेंडर यूट्रस। देन फर्स्ट BCQ से रिलेटेड बात करते हैं। A woman presented at 34 weeks of gestation with a complaint of continuous severe pain on examination, red fleshy mass protruding from the vagina with the hard tender uterus। ये हमारे पास बहुत क्लासिकल केस है फॉर द प्लासेंटा एब्रप्शन, और इसमें हम इमरजेंसी सी सेक्शन की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि प्लासेंटा प्रोलैप्स्ड हो गया, यानी प्रोट्रूड आउट कर रहा है थ्रू द वजाइना। इसमें क्योंकि फीटल कॉम्प्रोमाइज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए, अगर फीटस डेड हो चुका है तब हम स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी की तरफ जाएंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे और वजाइनल डिलीवरी की तरफ जाएंगे। बट अगर फीटस अलाइव है तो उसमें हम इमरजेंसी सी सेक्शन की तरफ जाते हैं। देन वी हैव प्लासेंटल एब्रप्शन विद इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, जैसे कि मैंने आपको बताया वजाइनल डिलीवरी की तरफ जाते हैं अगर मदर स्टेबलाइज्ड हो गई है। प्लासेंटल एब्रप्शन को हमने सबसे पहले इसकी मैनेजमेंट की बात की जाए तो इसमें भी क्योंकि ब्लीडिंग हो रही होती है, सो हमें पूरा ABCD प्रोटोकॉल, मैटरनल रिससिटेशन के बाद डिलीवरी ऑफ द फीटस ही इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है।
देन नेक्स्ट वी हैव प्लासेंटा एक्रीटा। तो इसमें क्या होता है, जो प्लासेंटा नॉर्मली होता है ना वो एंडोमेट्रियम की हद तक उसके विलाए जा रहे होते हैं, लेकिन एक्रीटा में वो डीपली पैनेट्रेट कर जाते हैं, विलाए विल बी इन्वेडिंग इनटू द मायोमेट्रियम। अब इसकी ना मैनेजमेंट वेरी कर रही होती है, लेकिन अगर हैवी वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और कंट्रोल नहीं हो पा रही ब्लीडिंग, तो उसमें जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बचता है दैट इज़ द हिस्टेरेक्टमी, वरना पेशेंट जो है ना उसी ब्लीडिंग की वजह से मर जाएगी। तो हमें हिस्टेरेक्टमी की तरफ तब जाना होता है जब ब्लीडिंग अनकंट्रोल्ड है, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर फैमिली भी कंप्लीट है तो हम ज़रूर इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, एक दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देती हूँ। सो इफ़ अ प्रेग्नेंट लेडी इज़ कमिंग टू योर ओपीडी विद पेनलेस या पेनफुल किसी भी तरह की वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ आ रही है, तो कभी भी आप वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करते, बिकॉज यू आर नॉट श्योर अबाउट द साइट ऑफ प्लासेंटा। पहले आप ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवा कर साइट ऑफ प्लासेंटा को देखेंगे, उसके बाद आप वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्लासेंटा प्रीविया होता है, इसमें प्लासेंटा विल बी कवरिंग द ऑस, तो इसमें हम ज़्यादातर सी सेक्शन विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस और प्लान ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी एंड प्यूरपीरियम से रिलेटेड। सो सबसे पहले हमारे पास सिनारियो है एन अल्ट्रासाउंड शोइंग माइक्रोसेफेली विद इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशंस दैट सजेस्ट कंजेनाइटल साइटोमेगालोवायरस। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट फीचर हमें मिल रहा है सिनारियो में, दैट इज़ माइक्रोसेफेली विद इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द कंजेनाइटल साइटोमेगालोवायरस, और इसमें हम ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन मिलती है हमें साइटोमेगालोवायरस में। Next, we have postpartum woman presented with sore throat, develops puerperal sepsis. The causative organism will be सेप्सिस के लिए जो मोस्ट कॉमनली ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज़ अ ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। देन प्रेग्नेंट वुमेन इन्फेक्टेड विद रुबेला एट 18 वीक्स, तो उसमें कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं, जिसमें आपको क्या करेक्टरिस्टिक 3 फीचर्स मिलते हैं, कंजेनाइटल कैटरेक्ट, हार्ट डिफेक्ट जिसमें पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस मिलता है, और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ये 3 करेक्टरिस्टिक फीचर्स मिल रहे होते हैं इन कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम। Next PCQ is a pregnant woman given Augmentin unknowingly at 28 weeks. तो जो आपके पास Augmentin होती है that is a penicillin and it is safe in pregnancy. So no major teratogenic effect could be occurred. Breast abscess in lactating woman. देखिए अगर सिर्फ आपके पास mild redness है तो उसमें हम सिर्फ एंटीबायोटिक देते हैं मदर को, और वो भी फ्लूक्लॉक्सासिलिन दे रहे होते हैं, लेकिन अगर एब्सेस बन चुका है, पस एक्यूमुलेट हो रही है, so incision and drainage plus antibiotic will be the treatment of choice. A woman develops low mood, loss of interest after delivery, और हम postpartum डिप्रेशन सस्पेक्ट करें तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट विल बी द कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. Next, we have postpartum fever with uterine tenderness and discharge. So it is most likely infection. और ये जो इन्फेक्शन है ये हम एंडोमेट्राइटिस को सस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूट्राइन टेंडरनेस और डिस्चार्ज भी हो रहा है, और उसका जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज़ इकोलाई. एक और पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास पोस्टपार्टम हैमरेज है विद इन 24 आवर्स दैट इज़ प्राइमरी, तो उसकी मोस्ट कॉमन कॉज वो 4 टीज़ हैं जो कि मैंने अभी आपको बताए थे. लेकिन अगर आपके पास पोस्टपार्टम हैमरेज इज सेकेंडरी आफ्टर 24 आवर्स हो रहा है, तो उसकी मोस्ट कॉमन कॉज इन्फेक्शन होता है. नेक्स्ट वी हैव लोकिया. ये क्या होता है, ये ब्लड स्टेन्ड यूट्राइन डिस्चार्ज होता है जिसमें ब्लड और नेक्रोटिक डेसिडुआ मिल रही होती है हमें, और इसकी 3 टाइप्स होती हैं लोकिया, रूब्रा, सिरोजा एंड एल्बा. जो रूब्रा होता है वो डे 1 to 3 यानी इनिशियल डिलीवरी के फ़ौरन बाद से जो स्टार्ट होता है डे 3 तक रहेगा. देन सिरोजा इज़ सेकेंड वीक में जो डिस्चार्ज हो रहा होता है, और एल्बा इज़ 1 मंथ तक जो परसिस्ट करता है. अब जो फर्स्ट 1 to 3 डेज़ वाला रूब्रा होता है ये आपके पास ब्राइट रेड कलर होता है इसका, और ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होता है, जबकि सिरोजा पिंकिश ब्राउनिश होता है और लेस ब्लडी होता है. एल्बा इज़ येलोइश वाइट. ठीक है, अगर आपके पास लोकिया रूब्रा परसिस्ट कर रहा है और बहुत लंबे अरसे तक आ रहा है, तो डेट मीन्स कि या तो कोई इन्फेक्शन हो गया है या सेकेंडरी हैमरेज हो रहा है. Next, we have 3-week postpartum mother report persistent sadness, crying spells, and inability to bond with her baby. She feels exhausted and guilty with no interest in daily activities. देखिए इसकी प्रेजेंटेशन जो है ना 3 वीक्स पर आ रही है, यानी काफ़ी लेटर स्टेज पोस्टपार्टम आ रही है. सो दैट इज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन. अगर 5th डे पर पेशेंट आ जाती है तो दैट मीन्स कि पोस्टपार्टम साइकोसिस है, लेकिन उसमें साइकोटिक सिम्टम्स भी होंगे. अगर इनिशियल 24 आवर्स में मसला आता है तो दैट इज़ पोस्टपार्टम पिंक्स, और उसमें आपके पास मूड एलिवेटेड होता है, मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, और पिंक. और इसी तरह आपके पास परप्यूरल ब्लूज़ भी होते हैं जो कि आपके पास फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पोस्टपार्टम पीरियड में मिल रहे होते हैं. तो
अगर शुरू के 2 हफ्तों में आती तो हम इसे पोस्टपार्टम ब्लू बोलते, बट इट इज़ आफ्टर द 2 वीक्स, दैट्स व्हाई इट इज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। प्रेग्नेंट वुमेन एक्सपोज टू वेरिसेला, सो हम उनमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे विद इन द 7 डोज ऑफ एक्सपोजर। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग फॉर वेरिसेला, बेसिकली आपके पास वेरिसेला स्क्रीनिंग यानी चिकन पॉक्स की स्क्रीनिंग इतनी ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होती अनटिल अनलेस कोई हाई रिस्क एक्सपोजर ना हुआ हो। Then next we have fever of 103 degree Fahrenheit postpartum day 3 and the most likely diagnosis भी बताई हुई है, that is the peripheral sepsis बन रही है। ट्रीटमेंट क्या होती है इसकी? स्टार्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम IV एंटीबायोटिक, इसमें हम सेफेलोस्पोरेंस और मेट्रोनाइडाजोल का यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब देखें कि अगर किसी पेशेंट की फॉर्सेप्स डिलीवरी हुई है या फिर एक्सेसिव जेनाइटल टीयर्स आ जाते हैं, सो उसमें यूरिनरी रिटेंशन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है बिकॉज पेन की वजह से और साइकोलॉजिकल इनहिबिशन की वजह से पेशेंट जो है वो यूरिन पास नहीं कर रही होती। ठीक है, सो पहले मैंने आपको बता दिया कि कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं कि फॉर्सेप्स कोई इंस्ट्रूमेंट लगा है या फिर कोई एक्सटेंसिव टीयर्स हैं, उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो वो यूरिनरी रिटेंशन में चली जाती है। अब यूरिनरी रिटेंशन पोस्टपार्टम को मैनेज करने के लिए आप इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशंस कर सकते हैं, लेकिन आप साथ ही साथ पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि वो जो है ख़ुद से यूरिन पास करने की कोशिश करे। देन लैक्टेटिंग मदर इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस सी, एडवाइस टू हर विल बी कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग। चाहे हेपेटाइटिस बी हो चाहे हेपेटाइटिस सी हो, कभी भी हम ब्रेस्ट फीडिंग को नहीं मना करते। आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड विद इन 1 आवर। अब नेक्स्ट बात करते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म से रिलेटेड। सो हम डीवीटी इन प्रेगनेंसी सस्पेक्ट तब करते हैं जब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह हो पेशेंट की कि उसको यूनिलैटरल लेग पेन हो रहा हो, अगर लेफ्ट साइड पर हो तो और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है डीवीटी का, उसके साथ साथ उसको एसोसिएटेड स्वेलिंग या रेडनेस भी मिल रही हो पैरों पर। अब इसके लिए जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है दैट इज़ अ बायलैटरल कंप्रेशन ड्यूप्लेक्स अल्ट्रासाउंड ऑफ लेग्स। देन वी हैव इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। देखिए, जो प्रेगनेंसी में आपके पास थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो रहा होता है ना, वो मोस्टली आपके पास अबव द नी हो रहा होता है इलियोफेमोरल, क्योंकि होता क्या है कि जो आपके पास ग्रेविड यूट्रस होता है यानी ड्यू टू द इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्या करता है, लेफ्ट इलियक वेन पे कंप्रेशन कॉज करवा रहा होता है, जिसकी वजह से इलियोफेमोरल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क बढ़ जाता है, उसमें थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि ब्लड का स्टेसिस हो रही होती है ना। अच्छा, अब होगा क्या कि उस इलियोफेमोरल थ्रोम्बस जो है ना वो एम्बोलस बन के जा सकता है टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द हार्ट और वहाँ से लंग्स की तरफ, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क बढ़ जाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है दैट इज सीटी एंजियोग्राम, बट हम सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राम प्रेगनेंसी में नहीं करवा रहे होते बिकॉज सीटी से जो रेडिएशंस निकलती हैं ना वो बच्चे के लिए यानी फीटस के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। सो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है डीवीटी की, दैट इज़ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सीटी एंजियोग्राम होती है। नेक्स्ट वी हैव आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डीवीटी। बेसिकली आपके पास सी सेक्शन के बाद पेशेंट जो है देखें प्रेगनेंसी में वो ऑलरेडी हाइपरकॉग्युबल स्टेट में थी, उसके बाद जो है वो मजीद बेड रेस्ट की तरफ चली जाती है, सो उसकी वजह से इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाता है। सो इसमें हम प्रोफाइलेक्टिकली जो है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दे रहे होते हैं। Then warfarin exposure in pregnancy lead to nasal bone hyperplasia and facial deformities। देखें, अगर किसी भी फीमेल को डीवीटी की हिस्ट्री है और हमें उसे प्रेगनेंसी के दौरान देना है कोई ना कोई एंटीकोगुलेंट, तो उसमें हमारे पास फर्स्ट चॉइस विल बी द लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। वारफारिन अगर यूज़ करनी भी है कि मतलब अगर पेशेंट को कोई हार्ट वाल्व डिसऑर्डर है कि जिसमें हम वारफारिन को स्टॉप नहीं कर सकते, तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में यूज़ करेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कभी भी वारफारिन यूज़ नहीं करते बिकॉज ये आपके पास फेशियल डिफॉर्मिटीज़ को कॉज कर रहा होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है नेजल बोन हाइपरप्लेजिया एंड फेशियल डिफॉर्मिटीज़ अगर वारफारिन का यूज़ किया जाए ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। वैसे हमारी कोशिश होती है कि हम वारफारिन थ्रू आउट प्रेगनेंसी अवॉइड ही रखें, लेकिन अगर हमें देनी भी है तो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में देंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कभी नहीं देते। देन उसके बाद नेक्स्ट भी है विटामिन के इन न्यूबॉर्न। जैसे ही बेबी बॉर्न होता है ना तो उसको जो फर्स्ट एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है दैट इज़ ऑफ विटामिन के बिकॉज हेमरेजिक डिजीजेज ऑफ द न्यूबॉर्न को हम प्रिवेंट करना चाह रहे होते हैं। बच्चे में इतना ज़्यादा विटामिन के नहीं होता, सो उसको किसी भी तरह के ब्लीडिंग डिसऑर्डर से बचाने के लिए हम विटामिन के देते हैं। हेपरिन प्रोफाइलेक्सिस दी जाती है इन अ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, जैसे कि हमने सी सेक्शन बताया या प्रीवियस डीवीटी की हिस्ट्री है।
अच्छा, एक और बात, ये जो आपके पास डीवीटी का रिस्क होता है ना, वो इमरजेंसी सी सेक्शन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्टिव सी सेक्शन। नेक्स्ट वी हैव अम्बलाइकल आर्टरी। बेसिकली किस तरह का ब्लड कैरी कर रही होती है? जो अम्बलाइकल आर्टरी होती है ना, दैट इज कैरिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जबकि अम्बलाइकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द फीटस लेकर जा रही होती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं फीटल ग्रोथ एंड मॉनिटरिंग से रिलेटेड। सो फर्स्ट वी हैव प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हाइड्रॉप्स विटालिस। Cell free DNA testing will help in diagnosis or detection of what? So basically it will help to detect chromosomal abnormalities, जो कि मैं आगे आपको सारी प्रीनेटल डायग्नोसिस में ये भी बताऊंगी कि सेल फ्री डीएनए क्या है और कैसे, मतलब इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी। नेक्स्ट वी हैव फीटल ग्रोथ लेस देन 5th परसेंटाइल इज रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ। फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है। अब देखें, जो आपके पास IUGR होता है, ये आपके पास पैथोलॉजिकल सेसेशन ऑफ द फीटस ग्रोथ है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल। जो आपके पास एसिमेट्रिकल टाइप है, ये ज़्यादा कॉमन होती है, 3rd ट्राइमेस्टर में अपेयर होती है, और इसकी जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है वो होता है प्लासेंटल इनसफिशिएंसी। जबकि सिमेट्रिकल इज़ अबाउट ऑफ 30%, और ये 1st ट्राइमेस्टर में होती है, और इसकी जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है दैट इज़ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी एंड इन्फेक्शंस। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल से कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? बेसिकली बेबी का जो हेड है और जो उसकी बॉडी है, स्पेशली उसका जो एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस है, उसका रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जो हेड सर्कमफेरेंस और एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, तो उसके अकॉर्डिंगली हम बताते हैं कि सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। अब इसके ना IUGR के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, लेकिन अगर जो एक मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो दैट इज़ इनएडुकेट मैटरनल डाइट। इसके अलावा अदर कॉजेज़ में आपके पास ड्रग्स हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ है, और इक्लेम्सिया इन्फेक्शन, UTI, टाइप 1 डायबिटीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़, लिस्ट ऑफ रिस्क फैक्टर्स हैं। बट most important is maternal malnutrition. Now this is again a very important BCQ कि most recommended fetal monitoring method is continuous CTG कार्डियोट्रोकोग्राफी। जो है ये आपके पास fetal कार्डियोट्रोकोग्राफी, ये most appropriate और best method है to assess fetal well-being। नेक्स्ट बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं इस चार्ट को समझाती हूँ, फिर ये 2-4 BCQs रिलेटेड बात करते हैं। देखिए, ये पूरा चार्ट बनाने का रीज़न ये है कि इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा BCQs आते हैं, तो एक कोर कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने ये बनाया है। सो स्टार्टिंग विथ कि आपके पास ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना फिजियोलॉजिकल एनीमिया मिलता है हमें, यानी एक नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में हम कंसिडर करते हैं कि उसका हीमोग्लोबिन 12 to 14 होना चाहिए, जबकि प्रेगनेंसी में हम कंसिडर करते हैं 11 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा इज़ नॉर्मल। सही है, तो 11 अगर है सो दैट इज़ नॉर्मल, लेकिन अगर उससे नीचे जाएंगे तो दैट इज़ एनीमिया। अब आपके पास 11 ग्राम पर डेसीलीटर पर कोई वुमेन आती है और उससे प्रेगनेंसी है, तो हम उसको प्रोफाइलेक्टिकली जो है देते हैं ओरल आयरन्स दैट आर ऑफ अबाउट 30 to 60 मिलीग्राम पर डे। डोजेज एग्जैक्ट याद रखिएगा, एग्जैक्ट डोजेज पूछी जाती हैं। देन नेक्स्ट वी हैव 10 to 10.9 ग्राम पर डेसीलीटर अगर है, सो दैट इज़ माइल्ड एनीमिया, और इसमें हम ओरल ही देते हैं बट थोड़ी डोज इंक्रीज़ कर देते हैं, 120 to 240 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन पर डे। और इसमें जो है ना, जब आप ओरल थेरेपी देते हो ना, तो इट विल टेक 2 to 4 वीक्स कि वो आपके पास कोई डेफिनेटिव चेंज लाए इन योर हीमोग्लोबिन लेवल्स इन योर CBC रिपोर्ट। सो इसलिए हम हीमोग्लोबिन लेवल्स को रीचेक करते हैं आफ्टर 4 वीक्स। टू असेस द रिस्पॉन्स ऑफ द ट्रीटमेंट हम हमेशा 4 वीक्स के बाद ही हीमोग्लोबिन के लेवल्स को चेक करेंगे। नेक्स्ट वी हैव 7 to 9.9 ग्राम पर डेसीलीटर, दैट इज़ अ मॉडरेट एनीमिया। अब इसमें हमें IV आयरन थेरेपी देनी होगी, और इसमें हम ज़्यादातर जो यूज़ कर रहे होते हैं दैट इज़ आयरन सक्रोज या आयरन सॉर्बिटॉल। देखिए, IV आयरन थेरेपी के लिए एक तो लो हीमोग्लोबिन लेवल्स हो गए, इसके अलावा अगर लेट प्रेगनेंसी है या फिर हमारे पास ओरल मेडिसिन की जो टॉलरेंस है वो अच्छी नहीं है फीमेल में, पेशेंट में, या फिर उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा अभी तक हमें, और हमें कोई करेक्शन चाहिए ऑफ द एनीमिया, तो उसके लिए हम IV आयरन थेरेपी की तरफ जा सकते हैं। लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर इज़ अ सिवियर एनीमिया, और उसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ जाते हैं, पैक्ड RBC ट्रांसफ्यूजन करते हैं।
देखिए, जो लेस देन 6 ग्राम पर डेसीलीटर है ना, वो तो आपके पास लाज़मी आपने जाना ही है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की तरफ। जबकि जो 6 टू 8 ग्राम पर डेसीलीटर पर हम सोचते हैं कि क्या सिग्निफ़िकेंस हो सकती है। अगर लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट बहुत ज़्यादा सिम्प्टोमैटिक है, पेशेंट जो है वो उसकी डिलीवरी बहुत ज़्यादा करीब है, 37, 38 या 36 वीक्स पर आई है, लेट प्रेगनेंसी में सीवियर एनीमिया है, तो हम 7 ग्राम पर डेसीलीटर पर भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की तरफ चले जाते हैं। सिम्पटम्स में हमें टैकीकार्डिया, डिज़निया या फिर ब्रेथलेसनेस मिलेगा, ठीक है। So starting with the BCQs, a pregnant woman with hemoglobin 8 gram per deciliter given iron sucrose infusion. So iron sucrose infusion किस तरह से देते हैं हम? 100 मिलीलीटर की इन्फ्यूजन में हम 200 मिलीग्राम ऑफ आयरन सक्रोज को यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन आपके पास एनीमिया होता है इन प्रेगनेंसी, दैट इज़ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, एंड उसमें भी आपके पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज़ द मोस्ट कॉमन। इसका जो बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है दैट इज़ सीरम फेरिटिन लेवल्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड। सो इसमें मैं आपको बताऊंगी जो प्रीनेटल डायग्नोसिस मैंने बताई थी ना कि इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव टेस्ट, सो उससे रिलेटेड इसमें हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात करें कि डाउन सिंड्रोम के लिए जो लीस्ट इन्वेजिव स्क्रीनिंग होती है दैट इज़ नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड बिहाइंड द नेक, और ये आपके पास हम 11 टू 13 वीक्स पर कर रहे होते हैं, और अगर मोर देन 6 मिलीमीटर है तो दैट मीन्स एबनॉर्मल है ये। सबसे पहले बात करते हैं नॉन इन्वेजिव टेस्ट से रिलेटेड, जिसमें आ जाता है सेल फ्री फीटल डीएनए, कंबाइंड टेस्ट एंड क्वाड्रपल स्क्रीनिंग टेस्ट। जितने भी टेस्ट हैं ये सारे टेस्ट हम 10 वीक्स के बाद ही करते हैं। कोई भी टेस्ट 10 वीक से पहले नहीं करते बिकॉज ऑफ इंक्रीज रिस्क ऑफ मिसकैरेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल फ्री फीटल डीएनए दैट इज़ अ नॉन इन्वेजिव टेस्ट, ये हम 10 वीक्स की बात करेंगे। इसमें हम फीटल डीएनए को चेक कर रहे होते हैं इन द मटर्नल ब्लड, ठीक है, मदर के ब्लड में हम फीटल डीएनए चेक करते हैं। इसका करने का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न होता है दैट इज़ कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को चेक करना, या फिर RH आइसो इम्यूनाइजेशन का रिस्क फैक्टर वगैरह देखने के लिए कि बच्चे का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अच्छा, अब डाउन सिंड्रोम में हमें क्या मिलता है? इंक्रीज्ड डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम ट्राइसोमी 21 मिलेंगे। कंबाइंड टेस्ट की बात की जाए नॉन इन्वेजिव है, 11 टू 13 वीक्स पे किया जाता है। अच्छा, इसको मैंने यूँ याद किया हुआ है कि जो कंबाइंड टेस्ट है ना ये ट्रिपल टेस्ट होता है, और ये हम करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 11 टू 13 वीक्स, जिसमें हम नक्कल थिकनेस देख रहे होते हैं ऑन अल्ट्रासाउंड, देन प्लासेंटा एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन्स देख रहे होते हैं, और फ्री बीटा HCG देख रहे होते हैं। डाउन सिंड्रोम में बीटा HCG और नक्कल थिकनेस इंक्रीज होती है, जबकि प्लासेंटा या प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज्ड मिलती हैं। क्वाड्रपल टेस्ट जो होता है ये हम करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में, दैट इज़ 15 टू 20 वीक्स। इसमें आपके पास 4 फैक्टर्स हम देख रहे होते हैं, अल्फा फीटो प्रोटीन्स, बीटा HCG, ईस्ट्रायोल एंड इनिबिन ए। बी और आई इंक्रीज मिलता है, HCG और इनिबिन ए ज़्यादा होता है, जबकि अल्फा फीटो प्रोटीन और ईस्ट्रायोल डिक्रीज मिलता है। ओके, अब इन्वेजिव टेस्ट की बात करें, सो वी हैव 3 CVS दैट इज़ अ क्रोनिक विलस सैम्पलिंग, एमनियोसेंटेसिस एंड कॉर्डोसेंटेसिस। अब इसको 11, 15 और 20 वीक्स करके याद कर सकते हैं। जो आपके पास CVS है दैट इज़ अ कॉरियोनिक विलस सैम्पलिंग, ये 11 वीक्स पर करते हैं, और इसमें हम प्लासेंटा का टिश्यू लेते हैं, और फिर कैरियोटाइपिंग करके हम देखते हैं कि ट्राइसोमी 21 है या नहीं। इसमें हम ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स ले रहे होते हैं प्लासेंटल टिश्यू में से भी। एमनियोसेंटेसिस की बात की जाए तो ये 15 वीक्स ऑनवर्ड किया जाता है। इसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं, जिसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट होते हैं और एमनियोसाइट्स होते हैं, और इसमें भी कैरियोटाइपिंग करके हम ट्राइसोमी को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। और कॉर्डोसेंटेसिस में हम फीटल ब्लड सैंपल लेते हैं। देखें, कॉर्डोसेंटेसिस मतलब अम्बलाइकल कॉर्ड। अब हम अम्बलाइकल कॉर्ड में वहाँ जाते हैं जहाँ पे वहाँ से एंटर होते हैं जहाँ पे वो थोड़ी सी वाइडेंड हो और इजी एक्सेस मिल सके, दैट इज़ द एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ पे अम्बलाइकल कॉर्ड आके प्लासेंटा को अटैच कर रही होती है। वहाँ से जाके हम फीटल ब्लड सैंपल लेते हैं और डिटेक्ट करते हैं क्रोमोसोमल एरर्स को। अच्छा, ये सारी जो इन्वेस्टिगेशंस है CVS, एमनियोसेंटेसिस, कॉर्डोसेंटेसिस अलॉन्ग विद क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, इससे हम सिकल सेल डिजीज़ेस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी डिजीज़ेस को भी चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स से रिलेटेड।
अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जो है मतलब आपके पास एक्सटेंसिव सिनारियोज़ गिवन होंगे और उसमें ना ये छोटी-छोटी सी बातें लिखी हुई होती हैं कि इतने सेंटीमीटर्स है तो इसकी क्या कॉज़ हो सकती है। तो वो मैंने कॉजेज़ और सेंटीमीटर्स पूरे एक चार्ट में कर दिया है। सो स्टार्टिंग विद इट, सो सबसे पहले जो आपके पास एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होती है नॉर्मली कितनी होती है? दैट इज़ 8 टू 25 सेंटीमीटर। अगर ओलिगोहाइड्रोएमनियोज़ है तो 5 सेंटीमीटर से कम, और अगर पॉली है तो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। ये कैसे पता चलता है हमें? देखिए, जो हमारे पास प्रेगनेंसी में लीनियर नाइग्रा बन रहा होता है, अ लाइन एक्सटेंडेड फ्रॉम प्यूबिक सिम्फिसिस टू द ज़ीफी स्टर्नम, ये सेंट्रल लाइन और अम्ब्लाइकस के अराउंड एक हम इमेजिनरी लाइन कंसिडर करते हैं। सो इससे क्या होता है, यूट्रस 4 पॉकेट्स में डिवाइड हो जाता है, और अब उस सिंगल डीपेस्ट पॉकेट की हम सेंटीमीटर्स में बात करें तो 2 टू 8 सेंटीमीटर वो नॉर्मल है। अगर आपके पास लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो ओलिगोहाइड्रोएमनियोज़ है, और अगर वो मोर देन 8 सेंटीमीटर है तो पॉलीहाइड्रोएमनियोज़ है। बिकॉज सिनारियो में आपको ना बाजू का टोटल एमनियोटिक फ्लूइड की बात नहीं होती, उसमें लिखा हुआ होता है कि सिंगल डीपेस्ट पॉकेट जो है वो 2 सेंटीमीटर से कम है। दैट मीन्स कि ओलिगोहाइड्रोएमनियोसिस में पेशेंट में आईयूजीआर हो सकता है, बच्चे को प्लासेंटल इंसफिशिएंसी हो सकती है। सो वो कॉजेज़ को समझने में आसानी रहती है। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर लिखने का मकसद ये है, सिनारियो में कुछ भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। ठीक है, अब कॉजेज़ की बात करते हैं। ओलिगोहाइड्रोएमनियोज़ की कॉजेज़ में एक जो हमने लाज़मी याद रखनी है, दैट इज़ रीनल एजेनेसिस। जब किडनी का कोई मसला होगा ना, दैट मीन्स एक्सक्रीशन का मसला हो रहा है बच्चे को, तो उसमें आपके पास ओलिगोहाइड्रोएमनियोज़ होगा, और पॉलीहाइड्रोएमनियोज़ में स्वॉलोइंग से रिलेटेड मसला होता है, यानी ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला है बच्चे में, या फिर आपके पास ड्यूडेनल एट्रेसिया जैसी चीज़ों में आपको पॉलीहाइड्रोएमनियोज़ मिलता है। अब ओवरऑल कॉजेज़ की बात करें तो प्लासेंटल इंसफिशिएंसी है, यानी बच्चे को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, बच्चा आईयूजीआर हो रहा है तो उसमें ओलिगोहाइड्रोएमनियोज़। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है, यानी 42 वीक से ज़्यादा। देन ड्रग्स का यूज़ है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, लाइक एस इनहिबिटर्स या एआरबीएस, क्योंकि ये जो एस इनहिबिटर्स हैं या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो होते हैं ना, ये रीनल एजेनेसिस कॉज करवा सकते हैं। देन मटर्नल डिहाइड्रेशन, कि मटर्नल जो फ्लूइड इनटेक है वो अच्छा नहीं है। पॉलीहाइड्रोएमनियोज़ की बात करें तो उसकी जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है, दैट इज़ मटर्नल डायबिटीज़, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल कॉज। फीटल एनोमलीज़ में मैंने आपको ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला बताया, इसके अलावा एनेंसेफली या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में एनेंसेफली एंड स्पाइना बाइफिदा आ जाते हैं। देन मल्टीपल प्रेगनेंसी है, जिसकी वजह से ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम हो रहा है बच्चे को। देन फीटल एनीमिया इसकी कॉज हो सकता है, या फिर इडियोपैथिक भी हो सकता है पॉलीहाइड्रोएमनियोज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑब्स्टेट्रिक रिवीजन, जिसमें मैंने सारे पास्ट पेपर्स रिलेटेड बीसीक्यूज पॉइंट और साथ ही साथ जो अदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लग रहे थे वो भी मैंने मेंशन करने की पूरी कोशिश की है। होप सो इससे आप सबको फ़ायदा हो और तैयारी में आसानी रहे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ब्रेन बूस्टर बेंडिकोस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा, और इंशाल्लाह अब मैं नेक्स्ट पीट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगी। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन योर रिव्यूज़, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।